नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। जीत की राह को आसान बनाने के लिए पूर्वांचल के जरिए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मिशन 2024 का शंखनाद कर दिया। गंजारी की जनसभा से भाजपा काशी और गोरखपुर क्षेत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण लोकसभा की 27 सीटों की जनता को पीएम ने साधने की कोशिश की है। महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को काशी से पहली बार चुनावी शंखनाद किया। दरअसल वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल को बेहद अहम माना जा रहा है। पूर्वांचल की सियासी धुरी बनारस में पीएम की जनसभा के जरिए भाजपा की माहौल बनाने की तैयारी में है। आपको बता दें, 2019 के चुनाव में भाजपा को पूर्वांचल की मछली शहर, आजमगढ़, गाजीपुर, गोशी, लालगंज सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में भाजपा नई रणनीति के साथ 2024 के आम चुनाव में तैयारी में है। मौका इस दौरान 1565 करोड़ रुपए के कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास का था, मगर संदेश 24 के लिहाज से देने की कोशिश से जुड़ा था। आपको बता दें, इसमें 1565 करोड़ रुपए के कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वाराणसी के गंजारी बनने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इसे बनाने में 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां पूर्वांचल का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। मसला सिर्फ स्टेडियम के शिलान्यास से नहीं जुड़ा है। दरअसल मोदी के इस दौरे और इतने प्रोजेक्ट की सौगात देने से साफ है कि बीजेपी एक बार फिर पूर्वांचल पर काफी फोकस कर रही है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम ने गिफ्ट का पिटारा खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। तो आपको बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए थे गिफ्ट में, और 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल आप देखना होगा 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी ने जो वाराणसी में शिलान्यास किया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का, क्या पूर्वांचल में इसका असर पड़ता है? 27 लोकसभा सीटों पर बेहद असर होगा। और आपको बता दें, जिसको लेकर लगातार बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। इससे पहले बीजेपी की योजनाएं बता दें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, ये सारी पूर्वांचल से जो उनकी योजनाएं थी उनको पूरा किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और जिसके बाद ये देखा गया कि लोगों को काफी परेशानियां पहले होती थी वो आने जाने में नहीं होती थी। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम ने गिफ्ट का पिटारा खोला है। अब इस गिफ्ट के पिटारे से जनता के ऊपर कितना असर पड़ता है, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि पूर्वांचल की काफी सीटों पर बीजेपी हार गई थी, चाहे वो गाजीपुर सीट की बात हो, अभी फिलहाल में उपचुनाव हुए हैं घोसी को, उसको बात हो, वाराणसी के पास पड़ता है। और अब नई योजना जिस प्रकार से देखी जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से ये पिटारा खोला है, उसका क्या असर पड़ेगा, जनता रिझा पाएंगे? बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं। तो 1565 करोड़ रुपए के कई विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुभारंभ किया है। के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने जिन ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया है, आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनेक उपहारों के साथ काशी में आए हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का कार्य हो रहा है। आज उसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर रखी जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट को
एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और क्रिकेट के जुनून को जिन्होंने घर घर तक पहुंचाया, भारतीय क्रिकेट के ऐसे महानतम जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जिनमें श्री सुनील गावस्कर जी, श्री कपिल देव जी, श्री गुडप्पा विश्वनाथ जी, श्री सचिन तेंदुलकर जी, श्री रवि शास्त्री जी, श्री दिलीप वेंगसरकर जी, श्री करशन धावड़े जी, श्री मदन लाल जी, श्री गोपाल शर्मा जी, सुश्री नीतू डेविड जी, सुश्री शुभांगी कुलकर्णी जी और बीसीसीआई के चेयरमैन श्री रोजर विन्नी जी, ये सभी यहां पर उपस्थित हैं। और बीसीसीआई के सचिव जिन्होंने विशेष रुचि वाराणसी के इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ली है, श्री जय शाह जी। और भाइयों बहनों, क्रिकेट कैसे जोड़ने का कार्य कर रही है, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला जी की उपस्थिति इस दिशा में हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। मैं इन सभी दिग्गजों का भी अविनाशी काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में वैश्विक स्तर पर चमक रही काशी में, उन्हीं की काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय क्रिकेट के इन सभी धुरंधर महानतम खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, जहां देश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों की धारणा को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ है, वहीं साथ ही साथ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्य निर्माण वर्तमान में चल रहा है। और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नीरज दीक्षित बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। स्वागत है नीरज जी। और हमारे साथ जुड़ चुके राघवेंद्र दुबे, समाजवादी पार्टी के नेता। स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। सबसे पहले नीरज जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। नीरज जी, प्रधानमंत्री का वाराणसी में ये प्रोजेक्ट अगर देखा जाए, इंटरनेशनल स्टेडियम की अगर बात कर रहे हैं, और 1,1565 करोड़ का उन्होंने जो आज लोकार्पण किया, तमाम योजनाओं को किया, देखा जाए बीजेपी पूर्वांचल में पिछले कई चुनाव से हारती आ रही है, तो क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को ये आगे एक रफ्तार देने का काम करेगा? नीरज जी। आ रहा है तो मोदी जी ने वहां पे ध्यान दिया है। मोदी जी को जनता ने वहां पे 2014 से जिता करके भेजा है और हम लगातार देख रहे हैं कि साल में कम से कम 2 या 3 बार उनका बनारस में प्रवास रहता है। और जब जाते हैं तो बनारस की जनता से दिल खोल करके मिलते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो देश का प्रधानमंत्री है। बाकी में जब वहां की जनता मोदी जी से मिलती है तो एक सेवक के रूप में उनको देखती है। मोदी जी जब भी गए हैं बनारस तो आप देखेंगे अगर 2014 से जब भी वो जाते हैं तो
कई हजार करोड़ रुपए करके योजनाएं देकर के जनता को आते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि मोदी जी ने उनको वहां पे 1000 करोड़ की योजनाएं देने के लिए गए हैं। तो इसी से हम लोगों को इस चीज को मानना पड़ेगा कि मोदी जी का जो लगाव जनता से शुरू से रहा है, और जब भी जनता उनको अपने बीच में पाती है तो उनको पता होता है कि जब हमारा प्रधानमंत्री आएगा तो हमारे लिए नई नई योजनाएं लेकर के आएगा। जापान के प्रधानमंत्री को क्योटो के तर्ज में हमारे गंगा नदी को किस तरीके से डेवलप करना है, हमने वो भी देखा था कि जापान के प्रधानमंत्री से आरती करवाई थी। जब भी खुद गए बनारस में, खुद फावड़ा उठा करके स्वच्छ भारत अभियान के तहत वहां की मिट्टियों को साफ करने का काम किया, ताकि जनता के बीच में संदेश जाए कि अगर बनारस की जनता ने मुझे चुन के भेजा तो सभी सांसद इसी चर्च पे अपने अपने क्षेत्रों में सफाई का भी ध्यान रखेंगे। अब पुनः जब मोदी जी अभी बनारस जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आया है या फिर कोई चुनाव, जो ये परियोजना है स्टेडियम वाली, ये घोषित चुनाव से पहले से बन रही होगी। ऐसा नहीं है कि घोषित चुनाव आ रहे और मोदी जी ने बोल दिया कि आप स्टेडियम बनवाइए वहां पे। तो इसी से हमें ये चीज, राघवेंद्र जी ठीक है, राघवेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 के चुनाव को लेकर रणनीतियां बना रहे हैं, आपके लिए परेशानी खड़ी होने वाली है। पूर्वांचल पे पहले से ही पकड़ बहुत जोर है और पकड़ अब तेज हो जाएगी। समाजवादी पार्टी इन चुनौतियों से कैसे लड़ेगी? राघवेंद्र जी। सरकार जब से आई है, आवाज आ रही है हमारी? जी आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, बीजेपी की जब से सरकार आई है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात जो की थी वो भी नारा झूठा साबित हुआ। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का युवाओं को जो वादा था मोदी जी का ही था, वो भी फ्लॉप साबित हुआ। 9.5 साल बाद 7,22,000 नौकरी केवल दे पाए। दूसरा, स्मार्ट सिटीज कहाँ गई? इनसे पूछिए जो सांसदों ने गोद गांव लिए थे उनका क्या हुआ? जिस स्टेडियम का आप बखान कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा बड़ा और अच्छा स्टेडियम लखनऊ में इकाना स्टेडियम, जिसका नाम इन्होंने बदल दिया है, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाने का काम किया। और इन पे लखनऊ में उतना भी नहीं बनवाया गया कि इनकी शपथ ग्रहण भी वहीं होती है और कोई कार्यक्रम होते हैं, कोई जगह नहीं है। इकाना स्टेडियम इतना अच्छा बनाया अखिलेश जी ने। लखनऊ की बात करें, चाहे वो मेट्रो लाने का काम किया हो, चाहे पुलिस मुख्यालय भव्य बनाने का काम किया हो, चाहे डायल 100 लाने का काम किया हो, जिसका भी नाम इन्होंने बदल दिया, 112 कर दिया है, 1094 लाने का काम किया हो, और कम से कम 45 जिलों को 4 लाइन से जोड़ने का काम किया हो, और हमने पूरे उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनाने का काम किया था उस सरकार के दौरान। अभी इनसे पूछो कि आपने पूरे वो अपनी तमाम खूबियों को गिना रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार रहते हुए बहुत सारा काम किया। इकाना स्टेडियम का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, वो जब स्टेडियम बन रहा था तो कितने रुपए के घोटाले और कितनी वहां पे चीजों में दिक्कतें आई थी, टूट फूट होनी शुरू हो गई थी। भैया क्या सब जनता ने देखा लोग हैं, जिसका परिणाम आप सुन लीजिएगा। मैंने भी आपको सुना है, अगर मैं बोलेंगे कि भाजपा के बोल रहे हैं, अगर इन्होंने इतना काम किया था और अगर इनकी साफ सुथरी छवि थी तो क्यों नहीं इन लोगों को जनता ने चुन करके भेजा? तो जनता ने इनको ऐसा आईना दिखाया कि आज तक एक विपक्ष में बैठकर बस अपने झूठ मूठ के बखान गा रहे हैं कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया। आज जब योगी जी, इन्हीं के मुख्यमंत्री का कहना था ना, जो नोएडा जाता है वो चुनाव हार जाता है। नोएडा तो मुख्यमंत्री जी गए योगी जी, अब कहाँ थी नोएडा के तर्ज पे अन्य जिलों का भी विकास किस तरीके से किया जाएगा वो योगी जी प्लान कर रहे हैं। इनको लेकिन नीरज जी, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि घोसी उपचुनाव इलेक्शन हुआ, पूर्वांचल का चुनाव था जिसमें बीजेपी अभी हार गई फिलहाल में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पूर्वांचल की जनता आप पर विश्वास कर सके? अभी बाई इलेक्शन में तो आपको हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि वहां पे हो सकता है कुछ पार्टी के कार्यकर्ता नाराज रहे होंगे, जिनसे कुछ उनके बीच में मतभेद हुए होंगे। ठीक है, मतभेद होते हैं, जहाँ पे एक परिवार जब 5 परिवार का होता है तो उसमें मतभेद रहते हैं। तो एक पार्टी है, पार्टी के कारण पार्टी में कोई मतभेद रहा होगा, मतभेद नहीं रहा है आज तक कार्यकर्ताओं में। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीनियर नेताओं के सामने अपनी बातें रखी कि
क्या दिक्कतें हुई क्या नहीं हुई है, पार्टी ने उसका ध्यान रखा है और पार्टी उससे सबक लेते हुए पुनः जब अपने राज्य को और जब देश के लिए वोट मांगने जाएगी तो जनता भरपूर तरीके से माननीय मोदी जी पे विश्वास करते थे और योगी जी के नेतृत्व में पूरा वोट भर भर के झोली देखी। हमने पहले भी देखा है कि कुछ उपचुनाव में हमें घोसी उपचुनाव, ठीक है नीरज जी, घोसी उपचुनाव भी कुछ दिन पहले हुआ था जिसमें पूर्वांचल में देखा गया कि आपकी करारी हार हुई उसमें, और जिससे आज समाजवादी पार्टी आपको टारगेट करने लगी थी लगातार कि पूर्वांचल में आपका अस्तित्व खत्म हो रहा है। राजभर ने वहां पर डेरा जमाए रखा, बीजेपी के स्टार प्रचारक वहां पर उतरे थे, खुद योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, उसके बाद भी वो आप हार गए। तो समाजवादी पार्टी यही सवाल सर आपसे पूछती है कि पूर्वांचल की जनता को आप कैसे खुश करेंगे? क्या ये योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता खुश कर पाएंगी? देखिए, जनता ने हमें वहां से जो मैंडेट दिया वो हमारे सर माथे पर है, परंतु वहां से हम लोग विपक्ष में नहीं बैठे। जनता ने इनको पुनः विपक्ष में बैठने का मौका दिया और विपक्षियों का काम है कि प्रश्न करना, और हमारा फर्ज है कि हम विपक्षियों की बातों को सुनते हुए जो भी जनता की अगर परेशानियां वो जेन्युइन है, अगर वो जेन्युइन तरीके से उठाएंगे तो हम उसका सॉल्यूशन होगा वो जनता को देंगे। परंतु ये बार बार विपक्ष में बैठने का जो मजबूर हो रहे हैं, इनको समझना पड़ेगा कि आखिर इन्होंने ऐसे क्या कर्म किए थे कि पूर्वांचल की जनता ने, पश्चिमी यूपी की जनता ने एक तो ऐसा विपक्ष ने बताया कि अब ये केवल विपक्षियों का ही काम कर पा रहे हैं, और अब तो ऐसा ही तो रिजल्ट दिया है राघवेंद्र जी, कि अब ये गठबंधन में जाने को मजबूर हो गए हैं कि किसी तरीके से हम विधानसभा या लोकसभा में चले जाए और दोबारा पुनः जो हमने घोटाले किए थे वो कहीं से दोबारा इकट्ठा करते। लेकिन जनता इनको समझ चुकी है और जनता इनको कहीं भी ना लोकसभा ना विधानसभा में बैठने का मौका देगी। राघवेंद्र जी जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी पहले तो बात इनकी कितनी हास्यास्पद है, जिनका कार्यकाल दूसरा भी चल रहा हो, एक के बाद दूसरा कार्यकाल चल रहा हो और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ये कोदाल लेकर के गोमती रिवर फ्रंट भी गए, ये आगरा से लेकर के लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे 322 किलोमीटर 2 साल के अंतर्गत रिकॉर्ड समय में बनाया, वहां भी ये गए कोदाल लेकर के, लेकिन वो वर्ल्ड लेवल का बना हुआ है। इनकी सड़क बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, कितनी जगह टूट गया, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को ये संरक्षण देने वाले लोग हैं। और ये वही मुख्यमंत्री जी हैं, किसकी बड़ाई कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी की गाड़ी चली जाती है, मुख्यमंत्री जी पीछे पैदल पैदल दौड़ते हैं। और अभी कल रमेश बिदूड़ी की आपने भाषा लोकसभा में सुनी। ये लोग किस तरीके के लोग हैं जो जातीय वैमनस्यता फैलाते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, उसके सहारे अपने नैया पार करना चाहते हैं। विकास के नाम पर ये कुछ भी इनके पास नहीं है। ठीक है अमिताभ जी, मेरी आवाज सर आपको आ रही है? जी आ रही है। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा, वहां पर योजनाओं का लोकार्पण करना, शिलान्यास करना, इंटरनेशनल स्टेडियम का जिक्र करना और आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या ये रफ्तार देगा बीजेपी को? किस प्रकार से आप देखते हैं इन सारी योजनाओं को 24 को लेकर? बिल्कुल चुनाव पे भी असर पड़ता है और प्रधानमंत्री तो लगातार ही वाराणसी को नई नई योजनाओं का सौगात देते रहते हैं। आप देखिए वाराणसी में नक्षत्र भी बना है, काशी का मंदिर बन गया, शिव जी का इतना बढ़िया, सड़कें भी बेहतर हो रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। वो तो लगातार वो प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, लगातार सौगात दे रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो पूर्वांचल है जहाँ पे अभी भी जो है भाजपा को वहाँ पे मात खानी पड़ती है, अक्सर बहुत कम सीटें वहाँ से मिल पाती हैं, तो कोशिश तो है ही। और देखिए चुनाव की जहां तक बात है तो चुनाव अभी दूर भी है, लेकिन भाजपा के साथ ये प्लस पॉइंट आपने देखा होगा कि भाजपा लगातार चुनाव की प्रक्रिया में लगी रहती है, वो बैठती नहीं है, वो काम करती रहती है। चुनाव का उसका चुनाव जो है उसका नित्य क्रिया, नित्य अंग उनका मान लीजिए। और पार्टियों की तरह के चुनाव जीत गए तो अब आराम से कुछ समय तक आराम किया जाए और फिर हम जब चुनाव का समय आएगा उस वक्त बातें करेंगे, उस हिसाब से तैयारियां करेंगे। वैसा करने के बजाय भाजपा के अंदर एक बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है जिसके तहत लगातार चुनाव से संबंधित जो तैयारियां, उसके हिसाब से एक्शन, कार्रवाइयां, प्रोग्राम। अमिताभ जी, बीजेपी इतना प्रोएक्टिव है 2024 के चुनाव को लेकर, तो समाजवादी पार्टी और भी विपक्षी पार्टियों को कितना और तेजी से गति से काम करने की जरूरत है जिससे बीजेपी को टक्कर दे सकें?
नहीं, इस सिलसिले में तो मैंने पहले भी बार बार ये बात कही है। हालांकि इस बार अखिलेश जी ने जिस ढंग से घोसी उपचुनाव में काम किया तो बहुत मजा आया कि आखिर ये सज्जन जो है बाहर निकले और लोगों के बीच गए और देखिए उसका अच्छा परिणाम मिला। अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत है खास करके सपा के लिए कि वो कनेक्ट करे जनता से। जनता से बहुत दूर हो गए थे। बीच में अखिलेश का व्यवहार भी कुछ ऐसा था कि लोगों को लगने लगा था कि ये जो है सबको तवज्जो नहीं देते हैं। तो उसमें अंतर आया है और इनके नेताओं को जरूरत है क्योंकि इनकी पकड़ है, देखिए पूरे प्रदेश में पकड़ है। तो इनके नेताओं को चाहिए कि जा करके जनता से कनेक्ट करें, लगातार उनके बीच आते जाते रहे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और विपक्ष जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी सबसे बड़ी मुसीबत आ रही है कि अभी तक ये लोग सही ढंग से अब एक संचालन करता ये लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं अभी तक। और ये लोग सीट का जो निर्णय है ना, सीट का जो बंटवारा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जल्दी से जल्दी कर लें तो फिर पार्टियां अपने उम्मीदवारों को तय करें। क्योंकि उम्मीदवार जब तय हो जाते हैं ना तो वो उम्मीदवार जाके फील्ड में काम करता है और लोगों को भी समझ में आ जाता है कि यही उम्मीदवार है। एकदम से 15 दिन 1 महीना पहले कोई आकर के कहता है कि मैं आपका उम्मीदवार हूँ और मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो लोगों को थोड़ा भरोसा जमने में समय लगता है, जैसा मुझे लगता है। अगर समय पे ये लोग अपना सीट राघवेंद्र जी कर लें, समय रहते अगर आपने काम कर लिया तो आपको बहुत कुछ हो जाएगा। अगर समय आपके पास नहीं, जिस प्रकार से राघवेंद्र जी जिस प्रकार से अब बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जी अमिताभ जी कि समय रहते आपको काम करने की जरूरत है, जिस प्रकार से बीजेपी लगातार काम करती जा रही है, कैसे टक्कर देंगे आप? देखिए, आपने घोषणा में देखा होगा कि इन लोगों ने जो भी वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए और जिससे जनता में इतनी बड़ी नाराजगी हुई कि 57% वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिले। 57% बहुत बड़ी। लेकिन राघवेंद्र जी घोसी बाई इलेक्शन था, मानते हैं पूर्वांचल की सीट आपने जीत ली घोसी की, ये बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन मुद्दे अलग होते हैं सर, 24 के लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग होंगे। देखिए, बिल्कुल मुद्दे होंगे। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते कि आपने घोसी जीत लिया तो पूर्वांचल की और सीटों को आप जीत लिए जाएंगे। सुन लीजिए, मैं इनके वादे तो गिनवा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना रोजगार पे सफल हुए, ना फिर जब कोरोना काल हुआ तो यही सरकार थी जिसके मंत्री वीके सिंह तक ट्विटर पर लिख रहे थे उनके भाई को। सर, कोरोना के बाद विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता, कोरोना के बाद नगर निगम का चुनाव बीजेपी ने जीता। सर चौहान साहब, चुनाव जीतने का मतलब क्या हुआ? वादा पूरा हो गया। चुनाव जीतने का मतलब ये हो गया कि उनके पाप खुल गए। सर, चुनाव जीतने का मतलब ये है कि जनता में आपका विश्वास है। सर, अरे कमाल कर रहे हो आप। चुनाव जीतना सब कुछ नहीं होता। रमेश बिदूड़ी ने कहा चुनाव जीतना। अरे सर, कैसी बात, कैसे रमेश बिदूड़ी का बीच में मत लाइए। सब डिबेट कर रहे हैं इसको लेकर, रमेश बिदूड़ी पर हम बाद में डिबेट कर लेंगे। अगर जनता जिसको चुनाव, एक सेकंड सर राघवेंद्र जी, अगर जनता किसी को चुनाव में जिताकर भेजती है, आप कह रहे हो इसका मतलब ही नहीं कुछ, कैसी बात आप करते हैं? कोई प्रधानमंत्री बना, एक सेकंड, किसी नेता को प्रधानमंत्री बना दें, सांसद बना दें, विधायक बना दें, इसका मतलब घोसी में जीता है क्या कहते हैं सुधाकर सिंह को, उसका कोई मतलब नहीं। बुद्धिजीवी तो फिर आप लोग अतीक अहमद पर क्यों बहस करते थे? अतीक अहमद भी तो जीते थे। अरे उस टाइम बहस करते थे, बहस कर रहे थे। अतीक अहमद सर साहब अभी बात कीजिए ना सर। अतीक अहमद के जीतने का समय अलग था सर। जब जीत गए तो फिर प्रश्न नहीं होता ना किसी भी तरीके का। आप जो कह रहे हैं आपसे कहने के अनुसार वही हुआ ना। जीतने का मतलब कोई प्रश्न ही नहीं रहा। सर बदलाव आया है सर, बदलाव आया। अतीक अहमद जब जीते थे जमाना कुछ और था, कंपेयर मत कीजिए आप। अरे सुन लीजिए, काला धन वापस आएगा। एंड्रॉइड फोन है सर, सब कुछ पता कर लेते हैं। तो साहब सुन तो लो, हमारी भी बात सुन लो। पक्ष की तो सभी सुन ही रहे हैं, वैसे नहीं सुन रहे हैं। ये अब दौर दूसरा हो गया ना, जब पक्ष की बात कोई विपक्ष की बात नहीं सुनता, केवल नहीं सर, बिल्कुल सुना जाता। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये इनका पाप धुल जाएगा कि इन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा और काला धन विदेशों में बढ़ गया? इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने कहा था कि जो नौकरी के लिए क्या वो पूरे नहीं हुए। जो बातें इन्होंने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक जिन पर मकान नहीं है उनको घर मिलेगा, उसमें नल होगा, नल में जल होगा। और नीरज जी, आपने जो वादे पूरे किए थे, समाजवादी पार्टी का कहना है वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। जनता आप पर विश्वास कैसे करे? 24 में आपको वोट लेना है तो आप जनता को क्या बताएंगे कि आपने वादे पूरे नहीं किए? यही बात है। अगर आप इनकी पिछले रैलियों का निकाल के देखेंगे तो जब यूपी की जनता के बीच में जब ये लोग ये बातें जाके कह रहे थे तो जनता भी हंस रही थी कि कैसी बातें कर रहे हैं।
आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितने हजार लाख लोगों को हर जिले में कम से कम छत मिल गई है, और कुछ लोग ही चुनिंदा लोग रह गए हैं जिनको छत नहीं, उनके चीजें प्रक्रिया में है, की कमी के कारण उनकी चीजें रह गई है, वो आंकड़ा बताइए। कारण था जब हमने जनता को पूरा सब कुछ करके दिया, तो अभी तो जनता ने हमें 19 में 22 में पुनः दिखा करके भेज दिया। अगर इनके आरोप आधार वाले होते, अगर कुछ इनके आरोप में बात होती तो जनता इनकी बातों को तो सुनती ना, लेकिन जनता को पता था कि ये हास्यास्पद बातें कर रहे हैं, केवल हंस रहे थे। हाँ देखिए योगी जी ने कुछ नहीं किया, तो इनको आज ये गठबंधन से जाकर के गठबंधन को मजबूर हो गए हैं, और मान रहे हैं ये पता है कि 24 में फिर उसके बाद जब विधानसभा होंगे यूपी के अंदर, तो फिर जनता जिता करके भेजेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से विकास का कार्य यूपी और पूरे देश भर के अंदर हो रहा है, जनता का विश्वास फिर पुनः बढ़ रहा है, और जिस तरीके से यूपी नहीं पूरे भारत और जिस तरीके से पूरे विश्व में एक भारत की इमेज बनी है, इमेज लोगों ने मोदी जी पे विश्वास किया है। प्रकार से कनाडा के राघवेंद्र जी 10 सेकंड बात रखिए, राघवेंद्र जी 10 सेकंड बाद जल्दी से। मैं इनसे पूछता हूँ, किस मामले में जब रोजगार आप नहीं दे पाए, हेल्थ के मामले में आपके नहीं 47 लाख WHO ने कहा 47 लोग मर गए कोरोना काल के दौरान, फिर विश्व में डंका किस बात का बज रहा वो बताइए आपने। रोजगार आप नहीं दे पा रहे अपने युवाओं को, जबकि सबसे युवा देश है, सबसे इतने हाथ है, समझ में नहीं आ रहा है कि बातों का क्या जवाब दो, कैसी अरे सुन लीजिए, कैसा किया है, क्या किया, इसके बावजूद ये अगर आप ये प्रश्न कर पा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। डंका पता नहीं किस चीज का बजा रहे, खुद ही आप ही बजा रहे हो डंका। आप लोग तो कोरोना काल में थाली बजा रहे थे, बजा रहे थे, वैज्ञानिक लोग झंडा लेकर के और अनपढ़ लोगों का भारत बजा रहा है। किस तरीके से G20 का जो हमने आयोजन इतने भव्य तरीके से किया, ये विश्व में डंका बज रहा है, और आपके कार्यकाल में जल्दी से अमिताभ जी, जल्दी से फाइनल कमेंट 10 सेकंड बात रखिए अपनी। अमिताभ जी देखिए, विपक्षी दलों को सावधान हो जाना चाहिए, और जो इस तरह के जो आरोप चल रहे हैं, कई साल से ये चाह रहे हैं कि वो चल जाएगा, अब नए ढंग से नए आरोप इनको तलाशने चाहिए, सही ढंग से कमियां निकाल करके और जनता के सामने रखनी चाहिए। नहीं तो जो बातें ये कह रहे हैं ना रोजगार और इन सब को लेकर, पहले ये सब चल जाता था कि केवल सरकारी नौकरी का जो है वो लालच दे करके लोगों को बताया जाता था। देखिए, भाजपा सरकार ने रोजगार के जो अवसर प्रदान किए हैं, स्वनिधि, मुद्रा योजना और कई योजनाओं के तहत लोगों को रोजगार, लोग खुद रोजगार पैदा कर रहे हैं वाली स्थिति आ गई है। तो केवल नौकरी को लेकर के लोग अब बहुत उत्साहित नहीं है। सबको पता है कि व्यापार और रोजगार अगर सही ढंग से करने को मिले तो उससे ही ज्यादा समृद्धि आती है। तो हर आदमी 2 रोजगार देने वाला बनने जा रहा है। 29 करोड़ के करीब जो है ऋण दिए गए हैं। तो आप समझिए, ये कुछ नौकरियों को लेकर के आप डब्बा मत बजाइए, अब सही तरीके से सही चीजें ढूंढिए। और जो भाजपा कर रही है, क्योंकि भाजपा कर रही है, उनके पास गिनाने को बहुत कुछ है, आप मना नहीं कर सकते। तो उस भ्रम में न रह के कुछ नए तरीके बताइए, और अपने नए दृष्टिकोण से आप बताइए कि और बेहतर कैसे कर सकते हैं भाजपा से। क्योंकि जब भी आप राष्ट्रीय चुनाव होते हैं ना, राष्ट्रीय चुनाव में जनता के पास बहुत कुछ होता है। जनता के पास सबसे पहले देश की सुरक्षा का सामना, देश की सुरक्षा विदेश नीति नजर रखती है। जनता रखती है कि आप ढांचागत निर्माण कैसा कर रहे हैं, लोगों को अवसर कैसा दे रहे हैं। तो इन सब मामलों में बहुत कम मतलब जो है शिकायतें लोगों की हैं। अभी आप देखिए कि लगातार जो हर साल मोदी जी को लेकर के जो सर्वे वगैरह होता है, तो इस साल भी मतलब कि सोचिए, लोगों को लग रहा था कि अब जनता जो है इनकम वैसी टाइप की बात होगी, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी सबसे ज्यादा लोगों के पसंद प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी हैं। तो अभी बड़े ही व्यापक पैमाने पे जमीनी काम करके नई योजनाओं के साथ, नए वादों के साथ विपक्ष को जनता के सामने आना पड़ेगा। एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी कि देखिए, हम और बेहतर प्रोग्राम्स लेकर, कार्यक्रम लेके आ रहे हैं देश को और बेहतर दिशा में ले जाने के लिए। तब मुझे लगता है, कुछ उम्मीद है कि विपक्ष को चांस मिलेगा। राघवेंद्र जी, आपको एक बहुत मजबूत लकीर खींचनी पड़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 में टक्कर देने के लिए।
देखिए, मैं बस जल्दी से अपनी बात रखे दे रहा हूँ। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है। जो ये कहे कि रोजगार मुद्दा नहीं और कुछ नया लाके लाइए, महंगाई मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है, उन लोगों को मैं क्या कहूँ कि भक्ति काल कौन सा चल रहा है, अमृत काल का ये, जिसमें ये मुद्दे नहीं है। और क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा वही भक्ति काल का कि डंका बज रहा है। आप भी मतलब 8 से पढ़ा और कहते डंका बज रहा है, किस बात का? अगर रोजगार दे रहे हो तो डंका बजे, स्वास्थ्य में आप आगे हो तो डंका बजे, हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पर होते हो और आप कह रहे हैं डंका बज रहा है। किस बात का डंका बज रहा है? वो हमें एक उदाहरण बता दीजिए। जब आप रोजगार देने में अक्षम होते हैं, जब महंगाई आपकी इकोनॉमी देख के कहाँ पहुंच गई है, रसातल में पहुंच गई है। आप कह रहे हैं कि हम डंका बजा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय में हम 139वें नंबर पे हैं पूरे विश्व में, और हम कह रहे हैं कि हम डंका बजा रहे। किस बात का डंका बजा रहे भाई? ये ऐसे लोग, जो लोग हमेशा डंका ही बजाते रहता है, कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि जो वादे किए थे उन वादों में आप बताइए कौन सा वादा पूरा किया है। आप कभी काशी विश्वनाथ चले जाते हैं, कभी मंदिर की बात करने लगते हैं। नीरज जी, कौन से वादे आपने पूरे किए हैं? जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से, कुशासन से परेशान है। दुबे साहब का कहना, राघवेंद्र जी का। देखिए, जब जनता इतनी परेशान है और जब इनको दिख रही है चीजें कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों ये एक भ्रष्टाचारियों के साथ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो खुद भ्रष्टाचारियों के साथ जाकर के एक मंच पे साझा कर रहे हैं अपने सीनियर लीडर्स को, और जनता को बोल रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। जनता आपसे ज्यादा तेज है। आप तो जनता को पता है कि इन लोगों को अपने परिवारवादी पार्टियों को ऊपर लाना है, इसी से ये लोग एक मंच पे आए हैं। जो भ्रष्टाचार खुद करके बैठे हुए हैं, जो जेल में बैठे हुए हैं, पैरोल पे बाहर आए हैं, उनके साथ बैठ के आप मंच साझा करेंगे और बोलेंगे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जनता बहुत समझदार है और जनता को पता है कि भ्रष्टाचारियों को बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। नीरज जी, आपका समय हमारे पास इतना ही है, राघवेंद्र जी आपका और अमिताभ जी आपका। लेकिन सवाल लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी पर उठा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और वाराणसी में जो योजनाएं लोकार्पण और शिलान्यास किया है, उसका 2024 के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर काफी प्रोएक्टिव हो गई है। पूर्वांचल में सारी तैयारियां जोरों पर बीजेपी ने कर दी है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।